बच्चों। तो हम लोग आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर में, मतलब उत्सर्जित पदार्थ एवं उसके निष्कासन वाले चैप्टर में सेकेंड क्लास देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले जो क्लास पढ़े थे उसी का एक सीक्वेंस है। मतलब उसमें हम लोग जाने थे कि नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स रहती है, उन सभी के जो पार्ट्स होते हैं या भाग होते हैं, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे बेसिकली। और यहाँ पर हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जिसमें पहला है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, और सेकेंड है हमारा कि उसमें जो नेफ्रॉन के हम लोग पार्ट पढ़े थे, नेफ्रॉन के भाग, उसके कार्यों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक क्या है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होंगे, है ना, या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, किडनी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मूत्र का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जान रहे हैं हम लोग। तो देखो कैसे होती है, यूरिन कैसे बनती है। तो देखिए यूरिन निर्माण के लिए या मूत्र निर्माण की प्रक्रियाएं जो होती है वो 3 स्टेप में होते हैं। तो कैसे 3 स्टेप में, तो सबसे पहला जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होते हैं। इसके पहले वाले क्लास में जो मैं बताया था कि जब आर्टेरियोल आर्टेरियोल जो रहती है बोमेन कैप्सूल में आती है, बोमेन कैप्सूल इसमें जब आती है तो यही जो रहती है क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस बनाती है। और ग्लोमेरुलस ही, इसी में क्या होने वाले, ग्लोमेरुलस, और इसी में क्या होने वाले, फिल्ट्रेशन होगा किसका, ब्लड जो है फिल्टर होंगे, और फिल्टर होते ही, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। मतलब ये है कि ग्लोमेरुलस में जब आर्टियोल्स के द्वारा जब ब्लड आती है वुमेन कैप्सूल में, तो यहाँ पर बना हुआ रहता है ब्लड का गुच्छा, और वही गुच्छे से जब ब्लड छनती है यहाँ पर, है ना, इसका छनन होता है, ब्लड का क्या होता है, छनन। तो छनन होता है, छनित्र बोलेंगे, छनन। जब भी छनन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट, या इसको बोलते हैं छनित्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर निस्पंदन, या बोलेंगे छनित्र या फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होती है यूरिन फॉर्मेशन में, तो सेकेंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड को छानना चाहिए किसको, नाइट्रोजन वेस्ट को, लेकिन ब्लड वो छानने लग जाती है सभी चीजों को, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर। तो क्या होगा, उसका पुनः अवशोषण होना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि ब्लड के पास में बहुत सारे कंपोनेंट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सब चीज रहते हैं, विटामिन वगैरह हर एक चीज उसी में है। और सब यदि फिल्टर हो जाएंगे और फिल्टर होकर वो बाहर हो जाएगा तो फिर ब्लड के पास में तो कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए ब्लड क्या करती है, पुनः अवशोषण करती है। तो दूसरा स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन में क्या, पुनः अवशोषण। ठीक है, उसके अलावा तीसरा और होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब, अब जो ट्यूब्यूल्स जो गए रहते हैं पीसीटी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले, उसमें से यदि कुछ चीज की जरूरत नहीं है बॉडी को, तो वापस से वो ट्यूबुलर सिक्रेशन द्वारा किसको देती है, ट्यूब्यूल्स को देती है। मतलब ट्यूब्यूल से सिक्रेट करके उसी में डालती है, फिल्ट्रेट में जो बाहर जाने वाली रहती है। तो बेसिकली देखेंगे कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 स्टेप है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना, और दूसरा क्या है पुनः अवशोषण, तीसरा क्या है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखते हैं इसके आगे, है ना, कैसे होती है इसमें फिल्ट्रेशन। तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, है ना, इसमें एफेरेंट आर्टरियोल के द्वारा यहाँ पर से क्या आ रही है, यहाँ पर से ब्लड आ रही है, और ये ब्लड का क्या होने वाले हैं, फिल्ट्रेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो ब्लड के ब्लड वेजल से तो निकलना पड़ेगा उसको। तो ये जब फिल्टर होती है तो कौन कौन से, है ना, यहाँ पर लेयर को उसको पार करना पड़ता है, उसको जानते हैं हम लोग। तो देखें, ग्लोमेरुलर केशिका रक्तचाप 3 परतों के माध्यम से रक्त के निस्पंद का कारण बनता है। तो 3 लेयर रहते हैं यहाँ पर। तो देखो कौन कौन से लेयर, तो पहला ग्लोमेरुलर रक्त वाहिकाओं का एंडोथीलियम। अब देखो जिसमें से वो ब्लड आया है उसमें से तो उसको निकलना पड़ेगा। मतलब देखो ये क्या होती है, ये जो ब्लड वेजल्स है ना, ये ब्लड वेजल्स है ये। तो ब्लड वेजल्स में इसमें से, है ना, यहाँ पर फिल्टर होना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ की जो सेल रहती है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेजल्स। एंडोथीलियम बोलेंगे, है ना, किसको, मतलब ये रक्त की एक परत होती है ऐसे, तो इसमें से होकर इसको निकलना पड़ेगा किसको, ब्लड को। दूसरा क्या है, बोमेन के कैप्सूल का उपकला। तो बोमेन के कैप्सूल का उपकला मतलब ये जो बोमेन कैप्सूल होती है नेफ्रॉन का पहला पार्ट, इसमें भी क्या प्रेजेंट हुए रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, उपकला ऊतक। उपकला का मतलब एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर, एपिथेलियल टिश्यू। ये एंडोथीलियम है ये वाला, दूसरा क्या है यहाँ पर एपिथेलियम। लेकिन ये ब्लड वेजल्स की है और ये किसकी है, ये बोमेन कैप्सूल की है। तो ये देखो इन दो परतों के बीच में एक, है ना, छोटा सा जगह रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पर ये बोमेन कैप्सूल का मान लो परत है, तो इसके बीच में जगह है, खाली जगह। तो खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाली जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन।
सेम यहाँ पर हम लोग उससे तुलना कर सकते हैं कुपिका से, है ना, जहाँ पर एल्वोलाई जो रहती है ब्लड से एल्वोलाई में आने के लिए 3 लेयर होते हैं, वहीं वहाँ पर भी तो एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेजल्स वहाँ भी होती है, सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है वहाँ पर भी, और थर्ड क्या रहते हैं, जो एल्वोलाई कुपिकाओं की जो सतह रहती है वो वाला लेयर, तो तीनों मिलाकर भी 1 mm से कम होता है, ऐसा बताया था ना उसकी मोटाई। जो श्वसन इकाई जो बनाती है ना, वही थी 1 mm से कम रहती है। यहाँ पर भी वही है कि पहले ब्लड वेजल से होकर पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएगी, और उसके बाद ये किसका लेयर है, ये बोमेन कैप्सूल का लेयर है ना, बोमेन कैप्सूल तो इसको जानते हैं 3 लेयर से मिलकर बनी रहती है। और एक ग्लोमेरुलर निस्यंदन जो होती है, इसमें ये तीनों लेयर जो है ना शामिल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे मतलब 3 छन्नी लगी हुई है ऐसा मान के चल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक ग्लोमेरुलर ये क्या होती है, कैप्सूल, और इसी के द्वारा देखो प्रेशर के साथ में आता रहता है, तो 10 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर से यहाँ पर नीचे निकलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें तो ये देखो ये ब्लड वेजल्स हैं, है ना, यहाँ पर ये वाले को देखते हैं हम लोग, ये वाला एपिथेलियल सेल है बोमेन कैप्सूल का, ये ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स का एंडोथीलियम है ये पहला, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और तीसरा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। इन तीनों से ही क्या होने वाले, फिल्ट्रेशन होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बोमेन कैप्सूल का स्पेस है, ल्यूमेन ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, है ना, जैसे छन्नी में ऐसे छोटे छोटे छिद्र रहते हैं ना, फिल्ट्रेशन स्लिट, वैसे ही यहाँ पर भी रहती है, तो फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं उसी को। और एक्चुअल में यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन स्लिट को बनाई कौन रहती है पता है, तो इसको बनाई हुई रहती है कौन, तो ये बनाई हुई रहती है पोडोसाइट सेल, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल लगे हुए रहते हैं, है ना, जिसका अरेंजमेंट रहता है क्रिस क्रॉस के फॉर्म में रहते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस, तो ऐसे क्रिस क्रॉस रहेंगे तो एक तरीका से जब फिल्ट्रेशन होगा, तो फिल्ट्रेशन होने के लिए देखो, फिल्ट्रेशन जब भी होती है तो कोई चीजें जो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे वो फिल्ट्रेट हो जाएंगे, जबकि जो सॉलिड टाइप का रहेगा या जो फंसने के चांस रहेंगे ऊपर में फंस जाएंगे। सेम एज छन्नी में भी देखे हैं हम लोग, ऊपर में जो छन्नी के छिद्र से बड़ा वाला चीज रहता है ऊपर में ही रुक जाता है, जैसे अदरक वगैरह डाले हैं या, है ना, या इलायची डाले हैं या चाय पत्ती वगैरह डाले तो ऊपर में फंस जाती है। वैसे यहाँ पर भी ब्लड के कुछ कंपोनेंट फंस जाते हैं ऊपर में, बाकी जो है फिल्ट्रेशन होके नीचे में चली जाती है। तो ये डायग्रामेटिकली इसको दिखाया गया है ना, यहीं पर इसको डायग्राम को फिर से जूम इन किए हैं, तो देखो यहाँ पर ये चीजें हैं, इसको वापस से हम लोग समझेंगे, है ना, इसमें क्या हुआ तो देखते हैं इधर। बोमेन के कैप्सूल के उपकला कोशिकाओं पोडोसाइट्स को एक जटिल तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कुछ मिनट के स्थान को निष्पन्न स्लिट या स्लिट पोर्स कहा जाता है। मिनट के स्थान को मतलब छोटा जो छिद्र होता है, मिनट पोर्स होते हैं यहाँ पर, मिनट पोर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनट के छिद्र, मिनट पोर्स है यहाँ पर, ऐसे छोटे पोर्स है, और ऐसे अरेंजमेंट है, इसको हम इधर से देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ये क्या है, पीछे की तरफ में पूरा पैक्ड है, ऐसे करके दिखाई देगा। तो पोडोसाइट सेल ऐसी दिखाई देती है, इसमें फिल्ट्रेशन स्लिट लगे हुए रहते हैं, इसमें क्या लगे हुए रहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। तो पोडोसाइट सेल में स्पेशल अरेंजमेंट से क्या बनती है, फिल्ट्रेशन स्लिट बनती है, और उसी के द्वारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर पोडोसाइट सेल कहाँ पर पाई जाती है करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो पोडोसाइट सेल कहाँ पर पाई जाती है, बोमेन कैप्सूल में। कहाँ पर पाई जाती है, बोमेन के कैप्सूल के उपकला कोशिकाओं में ना, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 चीजें हैं, क्या क्या, एपिथेलियल है किसका, ब्लड बोमेन कैप्सूल का एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या है, एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो एपिथेलियल सेल होती है ना, यहीं पर रहती है क्या, पोडोसाइट सेल। तो क्वेश्चन पूछेंगे पोडोसाइट सेल कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है। किसकी एपिथेलियम में, तो बोमेन कैप्सूल की उपकला कोशिकाओं में। उपकला कोशिकाओं को ही हम लोग पोडोसाइट सेल बोलते हैं, क्योंकि उपकला जो होती है ऊतक, और जिन कोशिकाओं से वो बनती है ये ऊतक, वही क्या है, पोडोसाइट सेल होती है, ठीक है। और ये जटिल तरीके से क्या रहती है, व्यवस्थित, जिसे कुछ मिनट के स्थान पर निस्यंद या स्लिट पोर्स कहा जाता है। तो ये सब चीज रहते हैं, है ना। इसके आगे और देखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है यहाँ पर, तो देखिए बोमेन कैप्सूल के, है ना, ये तो बता दिया मैंने, और कुछ डायग्राम को, है ना, यहाँ पर जूम इन करके दिखाए हैं। सेकेंडरी प्रोसेस होती है पेडिसेल्स, फिल्ट्रेशन स्लिट से होता हुआ, प्राइमरी प्रोसेस, उसके बाद पोडोसाइट सेल बॉडी, और पोडोसाइट मतलब पोडोसाइट सेल के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल बताया है, हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। हमें ये जानना है कि बोमेन कैप्सूल की जो कोशिकाएं होती है उपकला ऊतक की, वही पोडोसाइट सेल होती है, उसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन होने के लिए एफरेंट आर्टरियोल में जब ब्लड आती है, इसके द्वारा जब आती है, तो देखो यहाँ से ना फिल्ट्रेट हो रही है, लगातार फिल्ट्रेशन चल रही है।
लेकिन ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन पार्ट एक्चुअल में है क्या? तो ग्रीन वाला पार्ट है प्रोटीन। इस प्रोटीन को बस छोड़ेंगे हम लोग तो बाकी ब्लड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, और हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले जो भी हमारा क्लास हुआ है उसमें हम लोग ब्लड के सभी कंपोनेंट जाने थे। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अलावा प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, वाटर रहती है, कार्पसल्स रहते हैं। तो उन सब में से सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ देंगे तो बाकी सब लोग का क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सब फिल्ट्रेशन हो गया तो ब्लड के पास में कुछ बचा ही नहीं, तो ब्लड के पास में सिर्फ बच जाती है क्या, तो यहाँ पर बनती है प्लाज्मा में जो रहने वाले प्रोटीन रहती है यही बच जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर इतना अच्छे तरीके से क्षमता है यहाँ पर कि सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन बस को छोड़कर बाकी सब लोग क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग प्रोटीन को छोड़कर, प्रोटीन मतलब प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर रक्त प्लाज्मा के सभी घटक बोमेन के कैप्सूल के ल्यूमेन में चले जाते हैं। बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन का मतलब जो फिल्ट्रेशन होगा, तो फिल्ट्रेशन होगा तो एक कप शेप्ड रहती है, ऐसे दिखाई देती है, तो सब छन छन के यहाँ पर आ गए रहते हैं। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो क्या रहता है, ग्लोमेरुलर रहता है ऐसे, है ना। उसके बाद जब छनेगा तो यहाँ पर बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में ही तो आएगा, और यहाँ से होता हुआ आगे वो पीसीटी में ही जाएंगे। ठीक है, तो देखें प्रति मिनट किडनी द्वारा लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त फिल्टर किया जाता है। यह 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त का 1/5वां हिस्सा है। मतलब जिस टाइम में मैं बताया था कार्डियक आउटपुट के बारे में, वहां पर एक चीज बोला था कि हम इसी बात को हम लोग किडनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बोला था। मतलब ये है कि हार्ट से जब भी ब्लड निकलती है तो हार्ट से 1 मिनट के अंदर में 5000 ml ब्लड जो है निकलती है। किसमें, 1 मिनट में, है ना, क्या होती है, निकलती है। तो उसमें से कितना मिलेगा इसको, तो निकलती है तो इसमें से लगभग 1/5वां हिस्सा, मतलब 1/5वां का मतलब लगभग उसका 1000 ml, मतलब यहाँ पर देखो कंटेंट दिया ही है 1100 से लेकर 1200 ml, मतलब बोल सकते हैं हम लोग ये करेक्ट 5000 नहीं रहता, थोड़ा से कम ज्यादा रहते हैं। तो 5000 में से 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त जो है किसको मिलती है, तो ये मिलती है किसको, तो ये मिलते किडनी को। ठीक है, और यहाँ पर देखो वही बात लिखा है, 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक वेंट्रिकल्स द्वारा पंप किए गए रक्त का 1/5वां हिस्सा होता है। तो ये बात याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर में कितना मिलीलीटर जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होता है बोलेंगे तो कितना मिलीलीटर होता है, तो ये फिल्टर कितना होता है 1100 से लेकर 1200 ml। इसने डाटा को डायरेक्टली याद रखना है। और हार्ट का कितना हिस्सा है, हार्ट के द्वारा निकाले गए ब्लड का 1/5वां हिस्सा है, ये भी जानना है। ठीक है, और इसी को ना हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ना हम लोग अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अति सूक्ष्म निस्यंदन बोलने का क्या मतलब है, अति सूक्ष्म निस्यंदन बोलते हैं। निस्यंदन क्यों बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलने का कारण है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलने का कारण है ये वाला लाइन। मतलब इतनी मतलब बारीकी से क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है कि सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन बस ही रह जाती है, बाकी सब लोग का क्या हो जाता है, छन के किसमें आ जाते हैं, फिल्ट्रेशन में, ये बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, बहुत तेजी से, है ना, मतलब बहुत ज्यादा अति बारीकी से क्या होती है, यहाँ पर छनित्र होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। इसके आगे और देखें, प्रति मिनट बनने वाले ग्लोमेरुलर निस्यंदन की मात्रा को ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, है ना, जो भी यहाँ पर बनती है ना, जितना भी आता है ना, देखो क्या होता है एक्चुअल में, ब्लड जो आएगा ना, यहाँ से ब्लड आएंगे, कितना आएंगे, तो ब्लड आती है कितना 1100 ml से लेकर 1200 ml, इतना आता है। क्या, एफरेंट आर्टरियोल द्वारा ब्लड आती है इतनी मात्रा में, और इतने का ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो उसमें से प्रति मिनट बनने वाले ग्लोमेरुलर निस्पंदन की मात्रा को ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर कहा जाता है। सामान्यतः जीएफआर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट यानी कि 180 लीटर होती है। देखो यहाँ पर ब्लड एफरेंट आर्टरियोल द्वारा आया, कितना आया, 1100 से 1200 ml आया, लेकिन इसमें से जो फिल्ट्रेट बनेगी ना, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का मतलब सब एब्जॉर्प्शन सब होने के बाद में, मतलब यहाँ पर, मतलब यहाँ से जो निकलने वाली रहेगी वो कितना रहती है, तो वो रहती है 125 ml पर मिनट। मतलब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बनेगी, ये जो फिल्ट्रेट है, ये वाली, ये फिल्ट्रेट है, तो इस फिल्ट्रेट की कितनी मात्रा है पूछेंगे तो 125 ml पर मिनट है।
आई ब्लड कितना 1100 से 1200 ml, लेकिन फिल्ट्रेट होके कितना बच गए, मतलब कितना आया फिल्ट्रेट हुआ एक्चुअल में 125 ml पर मिनट हुआ। तो हम 1 मिनट में जब 125 ml होता है तो पूरा हम दिन का निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 125 से हम लोग इंटू करेंगे 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट को, तो पर आवर वाला आ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15 और 1 6 एकम 6 1 7, तो ये ml है ना पर आवर। और उसके बाद में इससे हम लोग फिर से पर आवर है ये, तो इसको हम लोग फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, 7500 इंटू 24 करेंगे, आवर करें मतलब 24 करेंगे, 24 आवर, तो 24 आवर में हमारा पर डे का निकल जाएगा, तो 180,000 ml आएंगे, मतलब बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे। ठीक है, ये सही कैलकुलेशन है ना कि नहीं है? ठीक है, हाँ ठीक है। ये पर आवर करेंगे, पर आवर मतलब ये पर आवर में इतना आया, फिर उसके बाद 24 आवर में तो उससे पर डे का निकल जाता है, तो मतलब GFR कितनी होती है 125 मिलीलीटर है ना पर मिनट होती है, यानी कि पर डे का बात करेंगे तो 180 लीटर ब्लड क्या होता है क्षमता है और GFR बनती है। तो GFR को हम लोग याद रखेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है, कि ग्लोमेरुलस द्वारा जो फिल्टर होके आई रहती, आता तो ब्लड इसमें बहुत सारा है, अब चूंकि प्रेशर के द्वारा प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं ब्लड, है ना, देखते नहीं रहेगा कि फिल्टर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, इसको देखने के लिए दूसरे लोग हैं। तो 1100 से 1200 ml आती है, क्यों, क्योंकि ब्लड को भाई 1 मिनट के अंदर में 5 लीटर ब्लड वापस पहुंचाना है ना, क्योंकि जितना दिया हमारी बॉडी में जितना ब्लड है ना वो एक बार 1 मिनट के अंदर में हार्ट में आ जाता है और हार्ट से निकल भी जाता है, तो इतना तेजी से यहाँ पर प्रेशर के साथ आते हैं कि इफेरेंट आर्टरियोल तरफ भी क्या हो जाता है, तुरंत जाना रहता है उसको। यही कारण है कि 1100 से 1200 ml तो आती है, लेकिन फिल्टर ही कितना हो पाता है 125 मिलीलीटर है ही फिल्टर हो पाते हैं पर मिनट में, लेकिन पूरे दिन की बात करेंगे तो 180 लीटर पर डे के हिसाब से फिल्ट्रेशन होगा। तो इतना ज्यादा तो बोलोगे तो इतना तो रहता नहीं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में इतना पानी थोड़ी ना है या इतना ब्लड थोड़ी ना है, तो वही जो है बार बार आते रहती है ना, वही ब्लड जो घूम घूम के आती है बार बार फिल्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, GFR वगैरह के बारे में बात कर लिए यहाँ पर। उसके बाद और देखते हैं हम लोग, प्रतिदिन 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का उत्पादन होता है, लेकिन इनमें से 99% किडनी की नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषण किया जाता है। देखो यहां तक हमारा क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है मिचुरेशन, मतलब सेकेंड स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, है ना, वो क्या है रीएब्जॉर्प्शन है, ये रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पुनः अवशोषण बोलते हैं। तो 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR तो होती है, GFR कितना है 180 लीटर पर डे, लेकिन इसमें से 99% का क्या हो जाता है पुनरावशोषण होगा, तो किडनी की नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है, इसलिए निकलने वाले मूत्र की सामान्य मात्रा लगभग 1.5 लीटर होती है। मतलब वही है कि एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य 1 से लेकर है ना 1.5 लीटर या 1.5 से लेकर 2 लीटर लगभग यूरिन पास आउट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फिल्टर तो होता है, लेकिन 99% जो है ना पूरा क्या हो जाते हैं रीएब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। तो ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके आगे और देखें, छानने से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ आदि सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित हो जाते हैं और नाइट्रोजन युक्त कचरे को निष्क्रिय रूप से अवशोषित किया जाता है। मतलब हम बोलते हैं कि ये जो रहती है ना एक्चुअल में ये पीसीटी का कार्य है, ये सब पीसीटी के कार्य पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग ट्यूब्यूल्स जो आती है ना ट्यूब्यूल्स, उसके हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसी में होता है ये। तो क्या होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम प्लस, ये जो तीनों चीजें होती है ना, इसका क्या होता है सक्रिय रूप से अवशोषण होता है ना, इसको दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कि निम्न में से कौन कौन चीजों का सक्रिय रूप से अवशोषण होता है, मतलब वापस खींचेंगे इसको। तो सक्रिय रूप से का मतलब एटीपी खर्चा करके इसको खींचेंगे वापिस, तो कौन कौन से चीजों को, तो ग्लूकोज को खींचेंगे, है ना, दूसरा खींचेंगे किसको अमीनो एसिड को, और तीसरा खींचेंगे किसको Na+ को, है ना। तो ये पीसीटी के कार्य होते हैं, मतलब पीसीटी के अलावा और दूसरे भी पार्ट से हो जाते हैं, इसलिए पीसीटी वर्ड को यूज नहीं करते यहाँ। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ आदि को सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित किया जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन युक्त कंटेन होंगे, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट जो होगा, जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया, अमोनिया हो गया, तो ये जो है ना बॉडी के लिए कुछ मात्रा में यूजफुल हो सकते हैं, बोल रहा हूं मैं, ठीक है।
तो जब हो सकते हैं तो उस टाइम में निष्क्रिय रूप से अवशोषण होगा उसका, मतलब उसको लेना नहीं चाहते फिर भी आधा मन से ले रहे हैं ना, तो वही वाली बात है ये। आधा मन से लेने वाली बात जान गए ना, निष्क्रिय रूप से है। जबकि पूरे मन से ऊपर से पैसा भी खर्चा कर रहे हैं इसमें एटीपी, तो उससे हमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और Na+, ये तीनों चीजें सक्रिय रूप से अवशोषित होती है, जबकि बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट जो रहते हैं वो निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं, और उसका भी अवशोषण होना जरूरी है, तभी प्लस माइनस आयन या आयनिक बैलेंस बनी हुई रहती है। और आगे देखें, पानी का निष्क्रिय पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के प्रारंभिक खंडों में होता है, मतलब हम बोल सकते हैं वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, देखो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या होता है, निष्क्रिय रूप से। मतलब मैं बोल दिया कि बाकी ये तीनों को याद रखना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और Na+ को, बाकी लोग जो अवशोषित होंगे ना वो निष्क्रिय रूप से ही होंगे, मतलब पेसिवली रूप से ही क्या होंगे, अवशोषित होंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्युकुलेटेड टिब्यूल्स वगैरह है ना, इसके पहले वाले में भी ये दिया है क्या, हाँ नहीं दिया, यहीं से जैसे ये न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रेड कलर में दिखाई दे रहा है न्यूट्रिएंट। NaCl वगैरह है ना, इसका भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बाइकार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल्स और ये K+ का क्या हो रहा है, पुनः अवशोषण हो रहा है। ठीक है, कहाँ से, ये अंदर से हो रहा है ना, ये ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्टर होके आया था वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जबकि ये जो H+ और अमोनिया है ना, ये कहाँ पर रहती है, इंटरस्टिशियल मीडियम वाली जो जगह, अंतराली जो जगह होती है नेफ्रॉन के अलावा दूसरे पार्ट होते हैं, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है इसका। ठीक है, यहां से देखिए डिस्टल कॉन्युकुलेटेड ट्यूब्यूल से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, K+H+ का यहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यही सेम डायग्राम पूछा था नीट 2025 ने, है ना, यहाँ पर लेबलिंग दिया था H+, तो देखो H+H+ दोनों तरफ है। तीन चीजें ही ना लगभग किसमें से एब्जॉर्प्शन होती पता है, ये जो इंटरस्टिशियल मीडियम रहती है उससे। तीन चीजें, एक Na+ होगा, एक H+ होगा, दूसरा क्या होगा, अमोनिया होगा। तो ये देखो यहाँ से H+ अमोनिया है, यहाँ पर K+H+ बस है, जो इंटरस्टिशियल मीडियम खाली जगह से एब्जॉर्प्शन होती है। जबकि ये ट्यूब्यूल्स के अंदर से एब्जॉर्प्शन NaCl, बाइकार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, अंदर से ना, मतलब जो फिल्ट्रेट हुआ है वहां से। तो इसमें और भी देख सकते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो रहती है, ये वाटर के लिए परमिएबल रहती है ना, इसके अभी देखेंगे भी, तो वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर निकलते रहती है, बट ये NaCl या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं रहती। जबकि इधर वाले लोग क्या होते हैं, NaCl के लिए क्या रहते हैं, परमिएबल, है ना, जबकि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल रहती है। कौन, ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो रहती है, अवरोही भुजा किसकी, लूप ऑफ हेनले की, वाटर के लिए क्या होती है, जल के लिए पारगम्य, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य होती है, मतलब NaCl के लिए। जबकि इसका असेंडिंग या आरोही भुजा NaCl के लिए पारगम्य होती है ना, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं पारगम्य, और यहाँ पर वाटर के लिए क्या है, अपारगम्य होती है, इम्परमिएबल फॉर वाटर, यहाँ पर वाटर के लिए पारगम्य, उल्टा है मतलब। और ये क्या हो गई, NaCl के लिए अपारगम्य होती है, तो इसको भी जानना है ना। और भी डिफरेंट और भी बात यहाँ पर लिखा गया है, उनको हम लोग आगे वाले खंड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर से ये सब चीज़ तो बता दिया मैंने, है ना, पानी का पुनरावशोषण होता है, डायग्राम यहाँ से हम देख सकते हैं, ग्लोमेरुलर है, फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सोडियम, अमोनियम एसिड एंड ग्लूकोज आर रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दी फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड, मतलब क्या होती है, यहाँ पर सोडियम वगैरह, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, इसी का, ये तीनों का, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और Na+ का सक्रिय रूप से अवशोषण होता है, तो इसको फिल्ट्रेट से ना खींच लिया जाता है। तो इसमें खींचे हुए बात को यहाँ से हम लोग देख लिए, न्यूट्रिएंट वगैरह को खींच रहा है, बाइकार्बोनेट, वाटर, K+, इन सबको यहाँ से खींच रहा है। देखो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि K+ जो रहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन से जाती है, जबकि H+ NH3 इंटरस्टिशियल मीडियम से जा रही है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर K+H+ जो है ना DCT में, मतलब इसके अंदर जाती है, यहाँ पर जाएगी, ये फिल्ट्रेट में होती हुई जाएगी, इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। ये एब्जॉर्प्शन तभी होगा यहाँ से, जब इसको एब्जॉर्प्शन होकर अब कहाँ पर जाते होंगे, सोच रहे होंगे, तो यहीं पर तो इफरेंट आर्टियोल ऐसे लिपटा हुआ रहता है, उसी में मिल जाता है वो। ठीक है, तो उसको भी जानेंगे अभी प्रॉपरली और पढ़ते हैं इसको। तो और देखिए यहाँ से पीसीटी अधिकांश पोषक तत्वों और, है ना, यहाँ से हम लोग अब पीसीटी के कार्य या, है ना, विभिन्न जो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके सभी के कार्य देखने वाले हैं। तो ये पीसीटी के कार्य देखने वाले हैं हम लोग, पीसीटी के कार्य। तो क्या होती है पीसीटी के कार्य जानते हैं। तो देखें, पीसीटी अधिकांश पोषक तत्वों और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी को पुनः अवशोषण
कर लेता है। मतलब हम पहले बात करें तो 70 से 80% बोलने का अर्थ ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम अवशोषण। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम अवशोषण। तो इसको कई बार पूछा है नीट ने कि नेफ्रॉन के कौन से भाग में मैक्सिमम अवशोषण या सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, पूछता है। तो कौन से भाग में, पीसीटी वाले भाग में। कितना परसेंट, 70 से 80%। देखो 70 से 80% हो गया तो यहीं पर मैक्सिमम भी हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, पोषक तत्व और पानी सब चीज को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व होती है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स है, और उसके बाद वाटर है, बाइकार्बोनेट और K+ को क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर रही है। कौन, पीसीटी। तो पीसीटी के तो कैसे करती है वो भी जानेंगे हम लोग। तो पीसीटी के सरल घना भी है ना, घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला पुनः अवशोषण करने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना है यहाँ पर क्या, कि देखें कि ये जो पीसीटी होती है ना, यहाँ पर पीसीटी है ना, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये बोमेन कैप्सूल है मान लो, और ये ऐसा, ये पीसीटी वाला हिस्सा है। तो ये पीसीटी, ये पीसीटी में ना यहाँ पर इस जगह में, यहाँ पर ऐसे 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 ब्रश के जैसा ब्रश बॉर्डर सेल है ना, यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ मैं, ऐसे ये ब्रश बॉर्डर सेल लगे हुए रहते हैं। ब्रश बॉर्डर, ये कई बार पूछता है इसको, ब्रश बॉर्डर सेल, इसीलिए इसको अलग से बता रहा हूँ मैं कि ब्रश बॉर्डर उपकला उतक होती, ब्रश बॉर्डर सेल। तो इसका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, और सरफेस एरिया को बढ़ाना इसका काम है। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, यहाँ पर ज्यादा अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन वाली साइड जो रहेगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ज्यादा अवशोषण होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर, क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल रहते हैं, क्यूबाइडल, क्यूब के आकार के रहते हैं। यहाँ पर क्या रहते हैं, क्यूब के आकार के, मतलब ब्रश में जैसे रहती है ना, ब्रश के बारे में जानते होंगे, जिन लोग नहीं करते ब्रश उन लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो करते हैं उसको पता होगा कि ब्रश कैसे रहती है कि नहीं। तो ब्रश ऐसे ही रहती है। तो ब्रश बॉर्डर सेल लगे हुए रहते हैं यहाँ पर, ऐसे ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला उतक लगी होती है। और कहाँ पर रहती करके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल जो रहती है पीसीटी वाले भाग में रहती है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉर्निकुलेटेड ट्यूब्यूल्स में ब्रश बॉर्डर सेल, क्या बोल सकते हैं हम लोग, घनाकार उपकला लगी हुई रहती है ब्रश बॉर्डर टाइप की। और ये क्या करती है, पुनः अवशोषण में हेल्प करेगी, और ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो, इसीलिए ये सतह क्षेत्रफल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती है कौन, ब्रश बॉर्डर सेल जो रहती है वही। ठीक है। उसके अलावा पीसीटी में और भी बात करें हम लोग, हालांकि इसको हम लोग और पढ़ेंगे, तो और याद रखना है कि शारीरिक तरलों के पीएच एंड आयनिक बैलेंस को भी बनाए रखती है। मतलब ये है कि बॉडी के अंदर में जो है ना पीएच वगैरह या आयनिक बैलेंस होता है, कि आयन प्लस माइनस आयन जो है रहते हैं, उसको भी बैलेंस बनाने के लिए क्या करती है, तो कैसे बना के रखती है, तो कैसे बना के रखती है जानते हैं। तो H+NH3+ आयनों का निस्यंद में स्त्रवण करेगी। तो H+ और NH3 का निस्यंद में स्त्रवण का मतलब ये फिल्ट्रेट जो है इधर की ओर जा रही, यही एक रास्ता है बाहर निकलने का, है ना। ये बाहर निकलने का रास्ता है, यूरिन के द्वारा बाहर निकलने का। यहीं पर प्लस माइनस आयनों को क्या करना है, इसको बैलेंस बनाना है। तो क्या करेगी, H+NH3 आयनों का निस्यंद में स्त्रवण करेगी, मतलब ये फिल्ट्रेशन जो है इसी में निस्यंद कर रही, देखो इंटरस्टिशियल मीडियम से उसी में लेके जा रही है। दूसरा, बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करती है। तो ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ से अवशोषित होते हैं, है ना, इसका पुनरावशोषण या बोल सकते हैं पुनरावशोषण करती है, पुनरावशोषण करेगी यहाँ से, किसका, इस बाइकार्बोनेट का। जबकि इसका क्या करती है, ट्यूबुलर सिक्रेशन या बोलते हैं इसको स्त्रवण कर रही है, किसमें, ट्यूब्यूल्स में। ठीक है। बाकी वाटर, पोटेशियम, NaCl, न्यूट्रिएंट वगैरह का तो है ना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट और इसका अमीनो एसिड या ग्लूकोज वगैरह जो रहते हैं उसका, और साथ में Na+ का। तो ये क्या करती है, अवशोषण करने का काम करते हैं, और अवशोषण करके देती किसको है, तो इफ्रेंट आर्टियोल इसके ऊपर लिपटे हुए रहते हैं, उसको देने का काम करती है। तो ये बात भी जानना है कि पीसीटी क्या करती है, शारीरिक तरलों के पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाए रखती है। तो कैसे, तो H+NH3 आयनों का निस्यंद स्त्रवण में कर या है ना, बहुत ज्यादा AR वाले क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, इसमें से बनेगा, DCT में भी बनेगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन से भी बनेगा। तो AR वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो ये वाला लाइन लिख के देगा। तो कैसे करती है देगा, तो कैसे, बिकॉज, क्योंकि वाले जगह से AR वाले देते हैं। तो H+NH3 आयनों का निस्यंद में स्त्रवण और HCO3- का पुनरावशोषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है
पुनरा शोषण में सेकेंड वाला पार्ट, मतलब यहाँ का लूप ऑफ हेनले वाली पूरी बात को यहाँ पर है ना रेड कलर में सर्कल किया गया है, उसको देखते हैं। हेनले का लूप मज्जा अंतराली द्रव की उच्च परासरता क्षमता बनाए रखती है। मतलब ये बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल जो मेडुला होती है ना, इंटरस्टिशियल टिशियम मेडुला कि इसमें इसकी किसको बना के रखती है, परासरण क्षमता को, परासरण क्षमता को बना के रखती है, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखती है। ये कौन, लूप ऑफ हेनले। तो कैसे बना के रखती है जानते हैं। तो इंटरस्टिशियल मीडियम में ना हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होना चाहिए, तो NaCl का यहाँ पर रोल आएगा। बाकी यूरिया जो रहेगी वो तो है ना कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा वापस आती है, तो NaCl बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आगे देखो, पहले पढ़ते हैं कि इंटरस्टिशियल मीडियम के प्रसारण क्षमता को कैसे बना के रखती है, तो जानते हैं। तो अवरोही अंग पानी के लिए पारगम्य है, लेकिन इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगभग अपारगम्य है। यह छदित्र को केंद्रित है ना, केंद्रित नहीं, यहाँ पर सांद्रित करता है ना, सांद्रित है, ये सांद्रित करता है। ठीक है, आरोही अंग में न्यूनतम पुनः अवशोषण होता है। यह पानी के लिए अपारगम्य है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के परिवहन की अनुमति देता है, तो छनित्र पतला हो जाता है। तो देखो क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखें, यहां से जानते हैं ये लूप ऑफ हेनले जो है, लूप ऑफ हेनले, इसका यहाँ पर दो भुजा है। पहले बात तो ये जानना है कि ये वाला जो नीचे फिल्ट्रेट जो नीचे की ओर आती है वो क्या होती है, अवरोही। तो अवरोही के लिए अभी जस्ट बात बताया मैं कि ये क्या रहती है, वाटर के लिए पारगम्य होती है। इसी लाइन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वाटर के लिए क्या रहती है, पारगम्य रहती है ना। तो वाटर के लिए पारगम्य, जबकि ये NaCl के लिए है ना क्या रहती है, अपारगम्य रहती है, अपारगम्य। तो मतलब यहां से हम सोच सकते हैं जब ये वाटर के लिए पारगम्य है, NaCl के लिए पारगम्य नहीं है, तो वाटर निकलते जाएगा, वाटर निकलते जाएगा। तो बताओ ये फिल्ट्रेट जो है ऊपर से नीचे आएगी, तो यहाँ पर बताओ इसकी सांद्रता जो है बढ़ेगी कि कम होगी। तो इस केस में सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि देखो अब मान लो शुगर सॉल्यूशन बनाए हम लोग, शक्कर और वाटर, तो उसमें से वाटर को निकाल देंगे तो शुगर जो बनेगा चाशनी बन जाएगा। मतलब यहाँ पर सांद्रता जो रहती है बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स पारगम्य है, जबकि NaCl जो है ना पारगम्य नहीं है। तो NaCl नमक है, तो नमक की वजह से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन या फिल्ट्रेट जो रहेगी क्या हो जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। तो जो सेकेंड पार्ट होती है यहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, तो लूप ऑफ हेनले इधर भी है, तो लूप ऑफ हेनले इधर है। ये कौन से वाली है, तो ये है आरोही। लूप ऑफ हेनले की कौन से भुजा है, आरोही। तो आरोही भुजा के लिए हम जानते हैं कि NaCl के लिए क्या होती है, ये NaCl के लिए पारगम्य है, मतलब उल्टा है ये पारगम्य। और वाटर के लिए क्या है, वाटर के लिए अपारगम्य। ये स्पष्ट लाइन जो लिख रहा हूं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है, पारगम्य। ये अब बताओ यहां से NaCl के लिए पारगम्य है लेकिन वाटर के लिए अपारगम्य है। तो बताओ यहां से जब यहां से सांद्रता धीरे धीरे इधर से क्या हुआ, यहां पर मैक्सिमम सांद्रता हो गया था। मैक्सिमम क्या हो गया था, सांद्र है यहाँ पर, मैक्सिमम सांद्र मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है नीचे में। अब चलो बताओ इधर से NaCl जो है निकलेगा और यहाँ से पानी नहीं निकलेंगे, पानी नहीं निकलेगा। अब NaCl निकल रहा है, तो NaCl निकलेगा तो बताओ ये जो फिल्ट्रेट रहेंगे या जो है ना इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट रहेंगे, या बोल सकते हैं हम लोग ये जो छनित्र रहता है वो क्या हो जाएंगे, तनु होगा कि क्या होगा, तनु होगा कि सांद्र होंगे। तो ये तनु होते जाती है, तनु का मतलब डाइल्यूट होते जाती है। तो डाइल्यूट होते जा रही है, क्यों, NaCl नमक को निकाल रहे हैं, नमक निकाल रहे हैं मतलब जिसमें जितना भी पानी बचा होगा तो वो पानी की मात्रा ज्यादा होने लग जाएगी, नमक की मात्रा कम होने लग जाएगी। यही कारण है कि ये क्या होने लग जाते हैं, डाइल्यूट। और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉन्सनट्रेट हो रहा था। तो यहाँ पर कॉन्सनट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों चलते रहती है। तो अवरोही भुजा की वजह से क्या होता है, सांद्रता बढ़ती है, जबकि आरोही भुजा की वजह से क्या होती है, तनु या डाइल्यूशन बढ़ती है। मतलब यहाँ पर डाइल्यूट हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो हेनले के लूप की जो दोनों भुजा है, इन दोनों के बारे में हम लोग जान गए। और उसके अलावा है ना जो भी यहाँ पर जो लाइन लिखा है उसको मैं यहाँ पर बता दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इसके आगे और देखें, इसमें भी बताया है ना। उसके बाद में DCT के बारे में बताया है, DCT है ना जो रेड में सर्कल किए हैं। DCT में क्या होता है देखो,
तो Na प्लस यहाँ पर क्या होता है Na प्लस एंड पानी मतलब वाटर, ये का सशर्त का मतलब होता है सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। सेलेक्टिव का मतलब होता है चयनात्मक, चयनात्मक पुनरावशोषण होगा। चयनात्मक का मतलब जब जरूरत रहेगा तब लेंगे इसको, ठीक है। तो एकत्रित वाहिनी, एकत्रित वाहिनी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, प्रत्यास्था भाग से मज्जा, मतलब यहाँ पर कॉर्टेक्स से किधर की ओर में मेडुला के आंतरिक भागों तक फैली हुई रहती है। मतलब कॉर्टेक्स, देखो यहाँ पर कॉर्टेक्स है, यहाँ से लेकर पूरा मेडुला तक, ये वाला कॉर्टेक्स है, ये वाला कॉर्टेक्स, और ये वाला क्या है, मेडुला के दो पार्ट हैं, आउटर मेडुला, इनर मेडुला। तो कॉर्टेक्स से लेकर पूरा कहाँ तक फैली हुई रहती है, मेडुला के अंदर तक फैली हुई है। तो ये क्या करती है, यह मूत्र को केंद्रित करने के लिए, केंद्रित का मतलब यहाँ पर सांद्रित है, सांद्रित करने के लिए एक बड़ी मात्रा में पानी को पुनः अवशोषित करता है। यह मतलब पुनः पानी को है ना फिर से क्या करेगा, ये अवशोषित करने का कोशिश करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूरिन को क्या करना है, मूत्र को सांद्रित करने के लिए पानी करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी को पुनः अवशोषित करता है। यह परासरण को बनाए रखने के लिए यूरिया की थोड़ी मात्रा को मज्जा मतलब मेडुला इंटरस्टिशियम, मतलब यहाँ पर मेडुला इंटरस्टिशियम में पारित करने में भी अनुमति देता है। मतलब देखो हम लोग इन दोनों की बात को जानते हैं, तो देखो यहाँ से समझेंगे कि क्या हुआ यहाँ पर, जो बात बोले हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते हैं यहाँ। तो पीसीटी का काम तो हम जान गए, लो पाप हेनले का भी काम जान गए हम लोग। लो पाप अब बची कौन, तो डीसीटी बची हुई है। तो डीसीटी का काम भी जानने वाले हैं, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट का काम जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन का पार्ट आया हुआ रहता है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। ये है भाई डीसीटी, और डीसीटी के काम को हम डिटेल में जानेंगे, और ऐसे जानेंगे कि है ना कभी नहीं भूलना है, ऐसा टाइप का। तो डीसीटी में एक्चुअल में दो पार्ट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल डीसीटी, प्रॉक्सिमल डीसीटी है ये, और ये वाला डिस्टल डीसीटी है, डिस्टल डीसीटी। मतलब ये बोल सकते हैं कि डीसीटी का समीपस्थ भाग है ये इधर वाला हिस्सा, और इधर वाला हिस्सा क्या है, दूरस्थ भाग। मतलब इसको हम दो भाग में डिवाइड कर दिए डीसीटी को, तो पहला इधर वाला हिस्सा और दूसरा इधर वाला हिस्सा। तो जो पहला वाला हिस्सा होता है यहाँ से Na+ को अब्जॉर्प्शन करेंगे, जबकि यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो प्रॉक्सिमल डीसीटी से Na का एब्जॉर्प्शन जब करेगा तो ये होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होंगे, रीअब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को हम लोग चयनात्मक पुनः अवशोषण बोलते हैं। तो कौन करवाती है इसको, तो देखते हैं हम लोग कौन करवाने वाले हैं, तो इसको भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम लोग कौन कराती है ये सब काम को। तो जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाला काम करवाने का काम है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है सोडियम प्लस का रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। कैसे, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो एल्डोस्टेरॉन आती कहाँ से है, तो ये आती है एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होती है, सिक्रीट, और आती सिक्रीशन होगा, और कहाँ पर आएगी, ये डीसीटी वाले पार्ट में, यहीं से सोडियम को खींचेगी ये, है ना। किसको खींचेगी, सोडियम को। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम किसका है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का है। यही कारण है, सोडियम चूंकि मिनरल है तो मिनरल को खींचती है, इसलिए इसको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं किसको, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है सोडियम को डीसीटी के प्रॉक्सिमल डीसीटी वाले पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन कर देना, मतलब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम करती है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड में, है ना, एड्रिनल ग्लैंड है ये, एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर में ही रहती है ना, खोलने की भी जरूरत नहीं है। तो उसी के कॉर्टेक्स वाले भाग से आती है एल्डोस्टेरॉन, और ऐसा काम होता है, वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होती है, क्योंकि मिनरल्स को क्या करती है, अपटेक करती है, तो इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती है। दूसरा और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाली बात है कहाँ पर, वाटर के लिए। तो ये भी सेलेक्टिवली क्या होती है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं, रीएब्जॉर्ब। तो रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, तो यहाँ पर करती है एडीएच हार्मोन, या इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन खींचती है किसको, हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन का काम है ना, फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होती है
तो ये आती कहाँ से ये हार्मोन, तो ये आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब इसको हम बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि से। तो पश्च पीयूष ग्रंथि में कैसी आई रहती है, तो इसका है ना हाइपोथैलेमस से कनेक्शन रहता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से आती है ना, किसके द्वारा आती है, तो इसका जो है ना डायरेक्टली कंट्रोल रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग एक को पढ़ चुके हैं ऑक्सीटोसिन को, और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एडीएच, और एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एडीएच हार्मोन जब ज्यादा होती है तो यहाँ से यूरिन जो है कम हो जाते हैं, यूरिन कम, क्यों, क्योंकि बिकॉज क्योंकि वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को पुनः अवशोषण करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं, इसीलिए तो पुनः अवशोषण कर रहे हैं। देखो यहाँ पर वाटर जो रीएब्जॉर्ब, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कौन कर रही है, एडीएच। तो बताओ एडीएच जब ज्यादा होगा तो यूरिन कम हो जाएंगे, तो यूरिन कम होगा का मतलब क्या होगा, यूरिन जो है सांद्र हो जाते हैं, सांद्र होंगे। क्यों, क्योंकि वहां से वाटर को खींचा जा रहा है, तो जब वाटर को खींच लेंगे तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वाला जिस टाइम में बहुत टाइम तक पानी नहीं पीते तो उस टाइम में यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, गाढ़ा हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर एडीएच हार्मोन आया और वाटर को खींच लिया, क्योंकि बॉडी को वाटर की जरूरत है, तो वाटर को खींच लेती है तो यूरिन कम हो जाती है, और यही कारण कि यूरिन सांद्र हो जाते हैं, और यही कारण कि यूरिन में जलन होती है। तो यही वाली बात है। तो यहाँ से एडीएच को हम लोग बोलेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, क्वांटिटी ऑफ यूरिन, या बोल सकते हैं यूरिन की, मतलब हम बोलेंगे एडीएच की मात्रा जब ज्यादा तो क्या हो जाएगी, यूरिन क्या हो जाएगी, कम, मतलब यूरिन डाइल्यूट होगी कि कॉन्सेंट्रेट, तो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। जब एडीएच की मात्रा यदि कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, यूरिन जो है ज्यादा, है ना, तो यूरिन ज्यादा का मतलब यूरिन डाइल्यूट हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वाटर लॉस होगा यहाँ से, तो वाटर लॉस होती है ना। तो इसी के लिए फिर एक बीमारी का नाम आता है यहाँ से, तो यहाँ पर है ना, वहाँ यहाँ लिख रहा हूँ मैं किसको, ये एडीएच वाले को। तो एडीएच जब है ना कम हो जाती है तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, यूरिन ज्यादा होंगे, और यूरिन जब ज्यादा होगा मतलब यूरिन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गए। तो यूरिन डाइल्यूट हो गए का मतलब क्या है, वाटर की मात्रा है ना ज्यादा लॉस हो रही है, मात्रा लॉस हो रही है, मतलब जल की हानि ज्यादा हो रही है, लॉस ज्यादा होगी, वाटर की मात्रा या वाटर की मात्रा ज़्यादा लॉस होगी, है ना, लॉस ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है, इंसिपिडस। तो एक डायबिटीज़ वहाँ पर सुने होंगे जो इंसुलिन की कमी से होती है, तो डायबिटीज़ जो इंसुलिन की कमी से होती है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, जबकि एडीएच हार्मोन की जो कमी से जो डायबिटीज़ होता है उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। तो इसी की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इसकी वजह से पॉलीडिप्सिया कंडीशन आती है। डिप्सिया मतलब होता है प्यास ज़्यादा लगती है, प्याज मत लिख देना, प्यास है, प्यास ज़्यादा लगती है इसमें, ठीक है, प्यास ज़्यादा लगती है। तो मतलब मैं क्या बोला, समझ आया कि नहीं आया, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम ना यहाँ पर सिर्फ डीसीटी को ऐसे नहीं समझ लिए थे, है ना, कि डीसीटी में तो कुछ नहीं है। एक्चुअल में डीसीटी में दो काम होते हैं, है ना, एक क्या करते हैं, सोडियम को खींचते हैं, तो उसके लिए भी हार्मोन चाहिए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन आती है, और एल्डोस्टेरोन चूंकि मिनरल है सोडियम, तो इसीलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ते हैं। दो हार्मोन रिलीज करती है, ये कौन, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, एक करती है वो कॉर्टिसोल और दूसरा करती है एल्डोस्टेरोन, तो उसमें से एल्डोस्टेरोन हार्मोन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है। जबकि ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब कर रही है वाटर का, तो वाटर का रीअब्जॉर्ब करने के लिए हार्मोन चाहिए, तो ये हार्मोन एडीएच हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होके आती है, कहाँ से, पोस्टीरियर ग्लैंड से, और ये हाइपोथैलेमस मतलब ये ब्रेन से आती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस मतलब ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, तो उसी से पोस्टीरियर ग्लैंड मतलब पश्च पीयूष ग्रंथि में आएगी, पश्च पीयूष ग्रंथि से आती है कहाँ पर, ये डिस्टल डीसीटी वाले पार्ट में, और वहीं से क्या करती है, वाटर को रीअब्जॉर्ब। तो देखो जैसे रीअब्जॉर्ब ज्यादा करेगी तो यूरिन क्या होते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होते जाएंगे, सांद्र मतलब यूरिन कम होगा, कम निकलेंगे। देखो कभी कभी जब ज्यादा पानी पिए रहते हैं तो बार बार जब यूरिन आती है तो उस टाइम में क्या होगा कि यूरिन जो रहते हैं डाइल्यूट रहते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब तुरंत ही बाहर हो जाते हैं, कोई प्रकार का जलन वगैरह नहीं होता। लेकिन जब यूरिन की मात्रा मतलब जब वाटर की मात्रा कम हो जाती है
तो वाटर की मात्रा कम हो जाएगी, तो क्या होगा, इसी में ही जलन होती है। किसमें, यूरिन की मात्रा जब कम होगी तो क्या होंगे, जलन होने लग जाती है, क्योंकि पानी को खींच लिया जाता है। इसीलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि किडनी जो है इसको ज्यादा फंक्शन करना ना पड़े। देखो यहाँ पर वो दिमाग से जुड़ा हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर दिमाग को यदि खतरे में नहीं डालना है तो पानी ज्यादा पीना है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये सबका कनेक्शन यहाँ पर है। और ये एक में है, ऐसे ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन है एक में, और दूसरे में भी 10 लाख है, तो 20 लाख नेफ्रॉन के पास में ऐसा है। तो 20 लाख नेफ्रॉन में ये सब चीजें होती है, एक नेफ्रॉन का ही बात नहीं है, ये बहुत सारे हैं। तो ये पूरा बात मेरे ख्याल से समझ आया होगा क्या क्या बोला मैंने, है ना। तो देखो कुछ कुछ चीजें जो और भी रहती है वो क्या करती है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। तो उसको भी जानते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ रहते हैं जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो यूरिन को बढ़ाते हैं, बढ़ाने वाले पदार्थ, तो यूरिन की मात्रा को कौन कौन लोग बढ़ाएंगे। तो पहले बात तो एडीएच हार्मोन जो रहती है ना वो कम होना चाहिए, पहला तो इसका मेजर कारण यही है, क्योंकि एडीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात बताया हूँ ना मैं, एडीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूरिन की। यूरिन को यदि बढ़ाना है तो हमें सबसे पहला, है ना, बाकी दूसरे लोगों को तो जानना नहीं, पहले एडीएच को हम जानते हैं, एडीएच को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा टी जो रहती है ना, मतलब चाय जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाती है, कॉफ़ी जो रहती है वो भी बढ़ाती है। उसके अलावा एल्कोहल, एल्कोहल जो रहती है वो भी बढ़ाती है। इसके अलावा ANF जो आते हैं ना, ANF, है ना, ANF नहीं, रेनिन, रेनिन जो रहती है, रेनिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रेनिन हार्मोन वो भी क्या करती है, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है, ANF जबकि कम करती है। तो बताओ यूरिन को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों का, है ना, होना जरूरी है, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है। मतलब नॉर्मल टाइम में पानी कम भी पिए हैं और चाय वगैरह पी लेंगे तो चाय क्या करती है, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है। कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सब चीज़ रेनिन हार्मोन, और रेनिन हार्मोन कैसे बढ़ाती है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। तो ये पूरा जो है कहानी, है ना, कहाँ तक की है, पुनः अवशोषण वाले तक की है। और यहाँ पर ना कलेक्टिंग डक्ट के बात को बोला गया है, कलेक्टिंग डक्ट का भी काम देखो, हम लोग अभी डीसीटी का काम जाने थे, है ना, इसका काम जाने हैं डीसीटी का, ये डीसीटी के फंक्शन पूरे हम लोग अभी जो पढ़े ना, पूरे डीसीटी के फंक्शन था ये पूरा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका फंक्शन, है ना, इसके पहले देखते हैं CD, मतलब कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन देखेंगे। तो इसका काम क्या होता है, तो ये ना वाटर मॉलिक्यूल्स को ना खींचती है, मतलब खींचेगी और कहाँ पर डालती पता है, ये इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल मीडियम, मतलब बोलते हैं अंतराली मध्यांश में, अंतराली मध्यांश में देखो क्या कर रही, वाटर को डालेगी, ठीक है। और ये जो रहती है ना, ये यूरिया, यूरिया, इस यूरिया को भी अंतराली मध्यांश में डालेगी। तो यूरिया यहाँ पर देखो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग वाला पार्ट NaCl को डाला था इंटरस्टिशियल मीडियम में, जबकि इसका कलेक्टिंग डक्ट का यूरिया वाला पार्ट भी आ रहा है किसमें, इंटरस्टिशियल मीडियम में। तो इन्हीं लोग मिलकर ही क्या करते हैं, इन्हीं लोग ऑस्मोलिटी या परासरण को बनाए रखने के लिए यूरिया के थोड़ी मात्रा को मेडुला इंटरस्टिशियम में पारित करने का भी अनुमति देता है। तो कौन देता है, तो कलेक्टिंग डक्ट, या इसको एकत्रित वाहिनी या कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ रहता है, और बड़ी मात्रा में पानी को भी देखो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। यही कारण है कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रारंभिक निस्यंद की तुलना में 4 गुना सांद्रित यूरिन जो है पास आउट करता है। मतलब हम बोले कि फिल्ट्रेशन में यहाँ पर 300 मिली ऑस्मोलिटी की बात करते हैं, तो वहां पर 300 था, तो इधर 1200 हो जाएगा, मतलब 4 गुना सांद्रित यूरिन। मतलब हम बोल सकते हैं इसको इजिली ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लीटर पानी पिएंगे ना तो उसमें से 250 ml ही यूरिन बनेगा। समझ आया कि नहीं आया, 1 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर क्या बनेगा, यूरिन। इसीलिए तो बोलते हैं 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो 5 लीटर पानी पिएंगे तो उसका कितना, 1/4 हिस्सा, तो 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर लगभग क्या बनेगा, लगभग हम लोग 6 लीटर पानी पिएंगे ना एक दिन में तो 1500 ml यूरिन बनेगा। तो 1500 यूरिन ही तो नेचुरली होता है, 1.5 लीटर पढ़े कि नहीं पढ़े, इसीलिए 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए बोलते हैं एक दिन में, बोलते कि नहीं बोलते, मतलब 5 से 6 बॉटल पीना है पानी। तो वो क्यों, क्योंकि उसका 4 गुना सांद्रित यूरिन पास आउट होती है। तो है ना, वही बात बताया, तभी तो 1.5 लीटर हो पाएगा ना वहां पर।
इसीलिए आप 6 से ज़्यादा भी पी सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है ना, 10-15 1 ड्राम पी लिए कोई, तो ऐसा नहीं पीना है, जितना ज़रूरत उतना ही पीना है। तो मैं वही बात बता रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसको वाटर को खींच लेती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉन्सनट्रेट हो जाएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। यहाँ पर ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है। डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, वाटर की मात्रा ज़्यादा लॉस होने लग जाती है, ज़्यादा प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, एंड इसका आगे और देखते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में हम लोग 3 चीज़ें जान रहे थे। पहला क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा जाने हम लोग रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा हम लोग जानने वाले हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन कैसे होती है वो जानते हैं हम लोग, तो उसको भी देखें। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होती है जाने। ये जो एफरेंट आर्टियोल के बाद में यहाँ से इफरेंट आर्टियोल जो चलता हुआ यहाँ से ऐसे घूमेगा ना, इसमें लिपटेगा, तो जब ये लिपटेगा ना, तो उसमें से, इस ब्लड में से, अब देखो एक ही रास्ता है निकलने का, ये ट्यूब्यूल्स वाला, ये फ्लूइड जो है यही बाहर निकलती है यूरिन के साथ। तो अब ये ब्लड के पास में मान लो H+K+ अमोनिया यदि ज्यादा है ना, तो इसको ये क्या करेगी, ट्यूबुलर सिक्रेशन करेगी, इस ट्यूब्यूल से इसमें देगी वो। समझ आया कि नहीं आया। तो इसको ना ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, यहाँ से देखो फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इनटू द नेफ्रॉन, अब यहाँ से फिल्टर होके इसमें आ गया है, तो इसमें बहुत सारा चीज है, फ्लूइड इन द रीनल ट्यूब्यूल, तो ट्यूबुलर रिवर्सन फ्रॉम द फ्लूइड इनटू इनटू ब्लड, तो यहाँ से जो भी चीज की जरूरत है वो यहाँ आ गया, मतलब जो चीज की जरूरत था, मतलब जैसे सोडियम पड़े, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हुआ है। तो हम जानते हैं रीएब्जॉर्प्शन में 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन यहीं पर हो गया है, मतलब सोडियम वगैरह और ग्लूकोज अमीनो एसिड सब चीज इसमें आ गए हैं। अब मान लो इसमें से जो जरूरत का चीज नहीं है, तो उसको वो इस ट्यूब्यूल्स के अंदर में डालेगा। तो कौन कौन से, जैसे H+K+ और अमोनिया, इन तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन द्वारा फ्रॉम ब्लड इनटू द फ्लूइड, तो ब्लड से निकल कर जाएगा इसमें, तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए कि ब्लड से निकल के ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा। तो ब्लड से निकलकर सबसे पहले वो इंटरस्टिशियल मीडियम में जाती है, यहाँ पर खाली जगह, तो खाली जगह में जाएगी, खाली जगह से उसमें जाती है। जैसे कि पहले के डायग्राम में, है ना, देखे थे, पहले के डायग्राम में यहाँ पर बताया था मैं, है ना, क्या बताया कि देखो यहाँ से H+ अमोनिया वगैरह लोग इसमें जा रहे हैं, तो H+ अमोनिया कहाँ से आ गई, यहाँ पर अपने आप प्रकट थोड़ी न हो जाएगी, तो ये प्रकट नहीं हुआ है, वो आया कहाँ से है, इसी ब्लड वेजल से आया है निकल के, और उसके बाद फिर उसमें जाती है, ठीक है। उसके बाद ब्लड कंटेन रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, तो ब्लड के पास में जो जो चीजें फिल्ट्रेट हुआ था उसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में यहाँ पर वो चीजें हैं। जबकि यूरिन कंटेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जबकि इसमें क्या है, जैसे अमोनिया, देखो अमोनिया है यहाँ पर, H+K+ वगैरह है ना, इन्हीं लोग फिर अभी जाएंगे, निकलेंगे फिल्ट्रेशन होके, और फिल्ट्रेट से होता हुआ बाहर निकलेंगे, है ना, यूरिन बन के, तो डिजिटल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ बाहर निकलेंगे। कैपिलरी से देखो H+K+ वगैरह, यूरिया, ड्रग्स वगैरह, जिसकी भी जरूरत नहीं है ना, वो कैपिलरी से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ जाता है वो, ठीक है, ट्यूब्यूल, क्योंकि जाने का रास्ता वही है, किसी को भी जाना है ना वहां से उसी रास्ते से ही जाएगा जो ज्यादा रहेगा बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो बात को ना, पूरे बात को कवरिंग किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये तीनों। तो देखें, पीसीटी और डीसीटी की कोशिकाएं H+K+ और अमोनिया के चयनात्मक स्त्राव द्वारा शरीर के तरल पदार्थों के आयनिक, सोडियम पोटेशियम संतुलन और एसिड बेस बैलेंस पीएच को, है ना, बनाए रखती है। साथ में HCO3- के निस्यंद और अवशोषण में बनाए रखते हैं, के निस्पंद और अवशोषण में बनाए रखती है। मतलब ये है कि जो बात मैं शुरू में वहां पर बताया था पीसीटी के पास में, है ना, वही बात को यहाँ पर लिखे हैं, ये वाली बात को, कि पीसीटी शारीरिक तलों के पीएच एंड आयनिक बैलेंस को H+K+ के आयनों के निस्यंद में स्त्रवण से और HCO3- के पुनरावशोषण से बना के रखती है यहाँ पर, ठीक है। तो उस बात को जाने हम लोग, ठीक है। इसके आगे और देखें, एकत्रित वाहिनी मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट होती है H+ और K+, है वाला लाइन याद रखना, H+K+ के चयनात्मक स्त्राव द्वारा रक्त के पीएच, है ना, इस वाले बात को भी याद रखना, रक्त के पीएच और आयनिक संतुलन को बनाए रखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा देंगे कि ब्लड के पीएच और आयनिक संतुलन को बनाने के लिए कलेक्टिंग डक्ट कैसे काम करती है पूछेंगे, तो H+ और K+ आयनों के चयनात्मक स्त्रवण द्वारा, चयनात्मक स्त्राव मतलब यदि जरूरत, इसी के पास में सब चीज है, कलेक्टिंग डक्ट के पास में सब लोग आ गए हैं, इन लोग भी है, अब ये चाहता है ना, तो ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए वहां पर क्या करेगा, चयनात्मक स्त्रवण कर सकता है। कौन कर सकता है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने,
सबसे लास्ट लाइन में चयनिक, यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट वाली जो बात आया है वहीं पर लिखा है ये, तो उसको भी जानना है। तो तीनों मिलकर क्या बनती है, यूरिन बनती है। अब यूरिन निर्माण के प्रति, अब देखो यूरिन फॉर्मेशन हो गया, लेकिन पूरी तरीके से यूरिन जो बन के निकलती है तो उसके लिए पहले एक मैकेनिज्म चलती है, तो उसको जानते हैं। तो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, तो उसको लिए हम लोग काउंटर करेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, प्रतिधारक क्रिया विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ें यहाँ से। तो देखते हैं पहले बात, तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में जो छानने की सांद्रता है ना, ये जो होती है इसके प्रतिधारक क्रिया विधि, तो प्रतिधारक क्रिया विधि के लिए कौन लोग शामिल है वो पहले जाने। तो पहले हमें जानना है दो लोग शामिल होते हैं यहाँ पर, एक लूप ऑफ हेनले और दूसरा वासा रेक्टा। तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो रहती है ये यूरिन को क्या करती है, सांद्रित करने का काम करती है। यूरिन को क्या करने का काम करती है, सांद्रित करने का काम करती है। कौन, ये हेनले का लूप और वासा रेक्टा। तो पहले बात तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि हेनले मतलब पूछेगा कि प्रतिधारक क्रिया विधि में कौन लोग शामिल है पूछेगा, या यूरिन को सांद्र करने में कौन लोग शामिल है पूछेंगे। तो कौन कौन लोग शामिल है, एक लूप ऑफ हेनले और दूसरा कौन सा, वासा रेक्टा। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले का हम लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, कैसे दिखाई देती है, ये हेयर पिन के जैसे दिखाई देती है, जबकि ये क्या है, तो ये है जो रहती है यू शेप्ड दिखाई देती है ना। ये सर इसका स्ट्रक्चर भी जानना है हमें। ये जो वासा रेक्टा रहता है इफेरेंट आर्टेरियोल से यानी पेरिटेब्युलर कैपिलरीज से बना हुआ रहता है, पेरिटेब्युलर कैपिलरीज से बना, पेरिटेब्युलर कैपिलरीज से बना है। जबकि हेनले का लूप किससे बना रहता है, तो ये बना रहता है नेफ्रॉन का पार्ट है, ये पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के भाग हैं कौन, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा है ना, इससे समझ नहीं आ रहा होगा, तो पढ़ते हैं पहले उसके बाद समझेंगे इसको। तो हेनले के लूप के दो अंगों में छानना का प्रवाह है, और है ना वासा रेक्टा के दो अंगों के माध्यम से रक्त का प्रवाह विपरीत दिशाओं में होता है, यानी कि एक काउंटर करंट पैटर्न में। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है ना। तो ऐसे थ्योरी लिख देने से कुछ समझ नहीं आता, थ्योरी लिखने से कुछ समझ नहीं आता, पहले थ्योरी को पूरा पढ़ते हैं उसके बाद में और जानेंगे इसके बारे में। तो हेनले के लूप और वासा रेक्टा के बीच में काउंटर करंट और निकटता के कारण ऑस्मोलेटिक कॉर्टेक्स 300 मिली ऑस्मोल से आंतरिक मेडुला इंटरस्टिशियम 1200 मिली ऑस्मोल तक बढ़ जाती है। यह ग्रेडियंट NaCl और यूरिया के कारण होती है। तो पहला बात मैं यहाँ पर ये बताया हूँ कि हेनले का लूप और वासा रेक्टा किसमें शामिल होते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। और दूसरा बात ये बता रहा हूँ मैं कि NaCl और यूरिया, ये NaCl और यूरिया को याद रखना, बस इन दो ही जगह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक वहां पूछेगा कि कौन लोग शामिल है पूछेगा, और दूसरा ये जो ये सब ग्रेडियंट जो बनती है उसमें कौन लोग शामिल है पूछेगा। तो NaCl है और दूसरा कौन है, यूरिया। मतलब प्रतिधारक क्रिया विधि में इंटरस्टिशियल मीडियम या जो आंतरिक मेडुला होती है ना, जो खाली जगह, उसकी जो ऑस्मोलिटी रहती है उसको कौन बना के रखती है पूछता है। तो कौन कौन, NaCl और यूरिया, फिक्स क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, NaCl इन यूरिया। तो देखिए इसमें क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेम बात और देखते हैं, NaCl को हेनले के लूप के आरोही अंग द्वारा ले जाया जाता है, जिसे वासा रेक्टा के अवरोही अंग के साथ आदान प्रदान किया जाता है। NaCl वासा रेक्टा के आरोही अंग द्वारा इंटरस्टिशियम में वापस कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह यूरिया की थोड़ी मात्रा हेनले के लूप के आरोही अंग के पतले खंड में प्रवेश करती है, जिसे एकत्रित नलिका द्वारा इंटरस्टिशियम मीडियम में वापस ले जाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया को इंटरस्टिशियल मीडियम में बनाए रखा जाता है और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एक एकाग्रता ढाल अंतराली ढाल बनाए रखता है। यह छानना मूत्र को केंद्रित या सांद्रित करने के लिए नलिका को इकट्ठा करने से पानी के आसान मार्ग को सक्षम बनाता है। मतलब देखो क्या होता है ना, ये सब चीज़ थ्योरी जो लिखा है उनको हम लोग है ना नहीं समझ सकते थ्योरी पढ़ने से। और देखते हैं इस प्रकार डीसीटी और एकत्रित वाहिनी प्रारंभिक निश्चयन यानी 300 मिली ऑस्मोल से है ना 1200 मिली ऑस्मोल की तुलना में 4 गुना सांद्रित यूरिन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग ये पूरा बात जो बोल रहा है ये है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो जो लोग शरबत बनते हुए दिखे होंगे, या जो बच्चों को है ना पता होगा कि 2 गिलास लेते हैं और जब इस गिलास में हम लोग शक्कर डालते हैं है ना, शक्कर डालते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के शक्कर जो है आसानी से घुलते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें चम्मच डालना पड़ता है। चम्मच डाल के ऐसे है ना क्या करते हैं हम लोग, मिलाते हैं। अब चम्मच भी नहीं है तब तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे है ना इसको इसमें डालेंगे इस पानी को, और इसके पानी को हम लोग किस में डालेंगे, इसमें डालेंगे।
ठीक है, ये बात जिसको समझ आता है ना, ये पूरा बात समझ आ जाएगा। मतलब काउंटर करंट में क्या होता है, विपरीत प्रवाह होती है। मतलब ये बोला जाए कि हम लोग देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना, दो अलग अलग पेन का यूज करके बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर है ना, थोड़ा सी दूर में यहाँ पर ऐसे, तो देखिए इसको लिख के देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग इसको बोल रहे हैं हम लोग, क्या है ये, लूप ऑफ हेनले है, और उसका असेंडिंग पार्ट लूप ऑफ हेनले का। ये वाला क्या है, डिसेंडिंग पार्ट है किसका, लूप ऑफ हेनले का। ये इसके समानांतर जो आई है, ये क्या है, ये वासा रेक्टा है। ये क्या है, ये वासा रेक्टा। और चूंकि हम लोग लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा ही शामिल होती है करके पहले में पढ़े हैं, और उसको लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो रहती है ना, है ना, इसको हम लोग पूरा पहले बनाते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे, है ना। तो देखते हैं पहले क्या होती है, तो इसको पहले बनाते हैं पूरा। तो यहाँ से लूप ऑफ हेनले शुरू हो रहा है भैया, यहाँ से ऐसे, और इसका है ना फिर थिकनेस वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ से थिकनेस, और यहाँ से थिकनेस वाला पार्ट को बनाएं ऐसा, ये ऐसा है ये। ठीक है, अभी तो हमारा लूप ऑफ हेनले से ही काम है, इसलिए लूप ऑफ हेनले को बना रहे हैं। बाकी इसमें आया हुआ रहता है क्या, तो यहाँ से आई हुई रहती है कौन, वासा रेक्टा, है ना। तो वासा रेक्टा भी क्या है, इफरेंट आर्टरियोल होती है, तो इसमें भी है ना ऐसे ही रहते, ब्लड वेजल्स है। तो पेरिटिबुलर कैपिलरीज होती है, वासा रेक्टा सबका नाम देंगे अभी, है ना। तो ये क्या है, वासा रेक्टा है ये, और ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, तो हेनले के लूप है, तो ये वाला पोर्शन क्या होती है, ये डिसेंडिंग वाला होती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। मतलब ये क्या है, आरोही भुजा है लूप ऑफ हेनले की, और ये वाले क्या है, अवरोही भुजा है। और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं क्या, कि जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो रहती है, ये क्या रहती है, वाटर के लिए पारगम्य होती है ना, जबकि ये NaCl के लिए अपारगम्य रहती है। ये बात हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ क्या है, अपारगम्य। जबकि यहाँ पर की कहानी उल्टा है, क्या, कि NaCl के लिए क्या होती है, ये पारगम्य, है ना, NaCl के लिए क्या होती है, पारगम्य, परमिएबल मतलब, है ना, और जबकि वाटर के लिए इम्परमिएबल मतलब अपारगम्य। ये बात जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखें तो इसका क्या, तो इसको हम लोग वासा रेक्टा से तुलना करेंगे। तो वासा रेक्टा से तुलना करने पर क्या होगा, देखें कि जो ये आरोही भुजा है ना किसके, लूप ऑफ हेनले की, ये वासा रेक्टा की ये अवरोही भुजा है, अवरोही। जबकि ये वासा रेक्टा की कौन सी भुजा है, ये आरोही है। मतलब बोल सकते हैं रिवर्स है। कैसे, यहां पर लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेशन इधर की ओर आ रहा है ऐसे, यहाँ की ओर ऐसे आ रहा है फिल्ट्रेशन, जबकि इसमें फिल्ट्रेशन न ऐसे आता है। तो बताओ ये प्रतिधारा हुआ कि नहीं हुआ, प्रतिधारा मतलब एक जो है ऐसे चलती है तो एक ऐसे चलती है, तो प्रतिधारा क्रियाविधि। तो प्रतिधारा में क्या होगा, तो इसको क्यों बताए, इसको बताने का रीजन क्या है, तो जो NaCl यहां से आरोही भुजा से NaCl निकलेगी, NaCl चूंकि वाटर तो निकल ही नहीं रही है ना, वाटर तो जाएगी नहीं उसमें, तो जो NaCl निकलेगी ना, वो इसके वासा रेक्टा के अवरोही भुजा में क्या होगी, अंदर जाएगी। जबकि इसमें से जो वाटर निकलेंगे ना, ये वाटर जो रहेंगे इसके आरोही अवरोही भुजा से, इसमें वाटर जो है जो जहां से निकलेगा वहीं से जाएगा। तो ये वाटर निकलती है कहां से, आरोही अवरोही भुजा से, किसके, अवरोही। तो ये अवरोही है ना, हिंदी में अवरोही लिख रहा हूं, ये अवरोही है किसकी, लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा जो रहती है, उससे ये वासा रेक्टा की आरोही में जाती है। जबकि इसका आरोही से जो Na निकलता है वो इसके अवरोही में जाते हैं। मतलब ये इधर से ऐसे जाएगी तो वो वाला ऐसे आएगी। तो वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले दोनों प्रतिधारा क्रियाविधि से काम कर रहे हैं, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि ग्लास के पानी को पहले इसमें डालेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों घुलनशील होते जाएंगे, मतलब दोनों के द्वारा ही एक सॉल्यूशन तैयार होगा। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं हम लोग कि दोनों का सॉल्यूशन एक उनके द्वारा ही तैयार होती। तो देखें यहाँ पर
ये लूपा फेनले है, ये वासर एकटा, ये इसी में रहती है ना, उसको अलग से बनाए हैं, बना के दिखाए हैं। तो देखो है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये आने वाले निशान और ऐसे बनाए हैं, उसको भी देखें। यहाँ से देखो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रही हैं। अब इस डायग्राम को हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 300 मिली ऑस्मोल था पहले ऑस्मोलिटी, क्योंकि वाटर ज़्यादा था, वाटर लगातार 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 निकलते गए तो 1200 मिली ऑस्मोल हो गया यहाँ पर। मतलब प्रारंभिक फिल्ट्रेट की तुलना में 4 गुना ज़्यादा सांद्रित हो गया। मिली ऑस्मोल का मतलब 4 गुना ज़्यादा सांद्रित है ना, ये कम सांद्रित था, यहाँ पर ज़्यादा सांद्रित हो गया 4 गुना, क्योंकि पानी पूरा निकल गया, पूरा नहीं निकला है, ठीक है, कुछ ही निकले हैं। तो यहाँ से निकला। अब उसके बाद में यहाँ से तो NaCl निकलती है, और NaCl निकल कर किस में जाती है, इंटरस्टिशियल मीडियम में जाती है। NaCl भी निकल रहे हैं, तो तनु होते जाता है यहाँ पर। फिर से ये देखो वाटर के क्या होते जा रहा है, मतलब देखो NaCl निकल रहा है, तो यहाँ से क्या होते जा रहा है, डाइल्यूट होते जा रहा है सॉल्यूशन, और जाके इसमें कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। अब इधर से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो NaCl निकला है ना, वो कहाँ पर जाएगा, ये डिसेंडिंग है, ये वाला पार्ट डिसेंडिंग है। इसके असेंडिंग से जो निकला है, इसके डिसेंडिंग में NaCl जाएगा, इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जबकि ये वाले में क्या होगा, वाटर जहां जो निकला था उसमें से वाटर जो है इंटर करेंगे। वही बात को मैं बताया यहाँ पर क्या, कि जब इधर से जो चीज निकलेगा ना, इधर से इस लूपा फेनले से जो निकलेगा, इसके ये अवरोही है किसका, लूपा फेनले का, इसके आरोही में जाएगा वासा रेक्टा के। जबकि इसके अवरोही से जो निकलेगा लूपा फेनले के, इसके वासा रेक्टा के आरोही में चला जाएगा NaCl। तो वही बात को यहाँ पर भी बता रहे हैं, है ना। वहां पर देखो, यहाँ पर भी बताया है कि जो निकलता है ये इधर आ गया, तो जो यहाँ से निकलेगा असेंडिंग से, इसका डिसेंडिंग में जाएगा। तो इसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद जब यहाँ से निकलती है ना, तो वेन्स बन जाती है वो, है ना। यहाँ से जब निकलेगा तो क्या बन जाएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल था अब तक, अब दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, वो वेन्स बन जाती है। जैसे यहाँ से ऐसे निकलती है, मैं वहां पर भी बताया था पहले वाले क्लास में, वेन्स बन जाती है बोला था ना। वेन्स कब बनेगी, जब यहाँ से लूप ऑफ हेनले जब निकल जाएगी तब वेन बन जाती है। तो वासा रेक्टा, और इसमें क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर ही ना यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा बात इधर लिखा हुआ है ना, उसी का सारांश है ये वाला जो बताया मैंने, है ना, कि उसी में दोनों तरफ रिवर्स चलते रहते हैं, रिवर्स चलते रहते हैं। और इसी की वजह से क्या होती है, एक इंटरस्टिशियल मीडियम में जो कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है NaCl वाटर का, वो भी बना रहता है। साथ में इसके अलावा और भी चीजें होती है, तो देख सकते हैं और भी क्या चीजें। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ना, इसमें से यूरिया भी किस में आती है, इनर मेड्यूला में, मतलब इंटरस्टिशियल मेड्यूला में। साथ में पानी की भी जरूरत पड़ेगी तो पानी भी देती है साथ में। कौन देती है, तो ये जो देती है कौन है, कलेक्टिंग डक्ट। तो याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट पानी भी देती है और यूरिया भी देती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट है ये। कलेक्टिंग डक्ट जो है इंटरस्टिशियल मीडियम की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें देती पूछेंगे, तो वाटर और यूरिया दोनों देती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। इसमें बहुत सारा जो थ्योरी दिया गया है, उन्हीं थ्योरी को मैं बता दिया, इसका आरोही उसका आरोही, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो दोनों बात को जाने और है ना उसी से बना देंगे। देखो ये NCERT का डायग्राम है, NCERT के डायग्राम में देखो 300 मिली ऑस्मोल है, ये 300 मिली ऑस्मोल से यहाँ पर क्या हो गया, 1200 मिली ऑस्मोल हो गए, है ना। 1200 मिली ऑस्मोल होने का रीजन क्या था, कि NaCl वाटर 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 निकलते गए, किसमें से, देखो ये वासा रेक्टा है, जबकि ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। यहाँ से देखो वाटर निकल रहा है, इसको इधर ला के देंगे तो देखो इसका असेंडिंग इसका डिसेंडिंग हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम लोग इधर उठा के लाएंगे, और ऐसे ही रहता है, इसको अलग से करके दिखाएं, वासा रेक्टा है। तो देखो इसका असेंडिंग इसका डिसेंडिंग है, इसका डिसेंडिंग इसका असेंडिंग है। मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका वाटर निकलता है ना, और इधर से क्या निकलते हैं, इधर से क्या निकलेंगे, NaCl निकलेंगे, इधर से वाटर निकलेगा, जो यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगे। तो इसी की वजह से ये यूरिन जो रहता है ना, कॉन्सेंट्रेट होते जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो यूज होने वाली चीजें हैं और वो भी यूज हो जाती है, और ये पूरा बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर देखो सोडियम खिंचाता है यहाँ से, वही बताया सोडियम, तो साथ में वो Cl को भी खींचता है, तो NaCl हो जाते हैं। मतलब इससे पहले वाला जहाँ पर मैं बताया ना, यहाँ पर ये बताया सोडियम प्लस को खींचता है, तो साथ में सोडियम प्लस अकेले नहीं आता, Cl माइनस भी खिंचाता है इसी के साथ में। यही कारण है कि BP वगैरह जब ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं ना, तो BP जब बढ़ते हैं तो NaCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो NaCl को जब खींचता है तो Cl माइनस अपने आप खिंचा जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड में हम जानते हैं Cl माइनस भी होता है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ का, है ना। तो ये सब बात बता दिया मैंने। तो ये पूरा काउंटर करेंट मैकेनिज्म है। तो ये सब चीज़ें जो है, जो भी बात मैं बताया बोला हूँ, वो सबको यहाँ पर क्या लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं थ्योरी के फॉर्म में। तो ये वाली बात याद रखना
इस प्रकार डीसीटी और एकत्रित वाहिनी डीसीटी निस्यंद यानी कि है ना कौन कौन लोग मिलकर 300 मिली ऑस्मोल से लेकर है ना 1200 मिली ऑस्मोल हो जाती है, मतलब की तुलना में 4 गुना सांद्रित यूत्र का उत्पादन करते हैं। मतलब प्रारंभिक निस्यंद की तुलना में प्रारंभिक निस्यंद की तुलना में 4 गुना सांद्रित हो गया। और इसको सांद्रित कौन किया है? तो सांद्रित किया है कौन कौन? तो 2 लोग किए हैं, कौन? एक वासर एक्टा और दूसरा कौन सा? लोपा फेनले। और किसकी वजह से हुआ है? यूरिया एंड NaCl की वजह से। ठीक है, तो दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जानते हैं मिचुरेशन जानते हैं। ये मूत्र की रिहाई है, लिखा है हिंदी में, है ना। तो मतलब एक्चुअली क्या होता है, पास आउट होती है, यूरिन पास आउट, तो उसी को बोलते हैं यूरिन पास आउट। पास आउट का मतलब पास फैल वाला वो नहीं है, ये पास आउट का मतलब यूरिन का बाहर होना। तो यूरिन कैसे बाहर होती है तो जानते हैं यहाँ पर। तो देखें, तो देखें पहले, सबसे पहले क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो रहती है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर स्ट्रेच ग्राही है। स्ट्रेच रिसेप्टर का मतलब, स्ट्रेच मतलब क्या, मतलब तनाव ग्राही होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? तनाव ग्राही। तो तनाव ग्राही रहती है। तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर है ना फीलिंग होता है कितना, है ना, तो शुरू में बताया था यहाँ पर यूरिन आके फीलिंग होगा, मतलब इसमें भरेंगे तो लगभग 150 ml से लेकर 200 ml यूरिन फीलिंग जब होगा कितने में, 1000 या 850 ml में। मेल में 1000 होता है, फीमेल में है ना 850 ml रहता है। तो इतना जब फीलिंग होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पर क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स भेजेंगे। किसको? तो नर्व इम्पल्स भेजते हैं, स्टूमुलेट, है ना। देखो, नर्व इम्पल्स स्टूमुलेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स। तो इन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए देखो यहाँ पर स्टूमुलेशन होगा। सेंसरी एफरेंट यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है, तंत्रिकाएं जुड़ी हुई है। इसके बाद हम लोग है ना पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो उसमें जानेंगे कि अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं जो अलग मोटर होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं। तो सेंसरी नर्व यहाँ से गई हुई रहती है। तो गई हुई रहती है कहाँ पर? तो ब्रेन स्टेम रहते हैं। ब्रेन स्टेम मतलब हैंड ब्रेन वाले पार्ट में रहती है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम वाली जगह में जाएंगे, यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन को लेके आएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है? PNS, यही मिचुरेशन करवाती है। तो मिचुरेशन में ना जो करवाने का काम किसका रहता है पता है? PNS का। PNS मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यही जो रहती है क्या करती है? मिचुरेशन करवाती है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होती है, यहाँ पर क्या होंगे, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 2 स्फिंक्टर लगे हुए रहते हैं, स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर लगी हुई रहती है। तो यहाँ पर क्या होती है, एक इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होती है। तो जब भी यहाँ से नर्व इंपल्स स्टिमुलेट द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर मसल, तो देखो जब क्या होती है, यहाँ से न्यूरॉन जब आते हैं तो क्या होती है, इंटरनल वाला जो रहती है ना, इंटरनल वाला, ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री, मतलब अनैच्छिक स्फिंक्टर लगे हुए हैं। 2 गेट है यहाँ पर, जो ये वाली क्या रहती है? इनवॉलेंट्री रहती है। इनवॉलेंट्री मतलब ये जो रहती है अपने आप बंद रहती है, ये इसका कंट्रोल ब्रेन से है। जबकि एक्सटर्नल वाला क्या रहती है? वॉलेंट्री। यही कारण है कि, है ना, जब भी यूरिन आती है तो पहले यूरिन के लिए फीलिंग आएगी, है ना, कि यूरिन लग रहा है करके। उसके बाद में जब यूरिन करने जाएंगे यूरिन वाली जगह में, तब क्या होगा? वॉलेंट्री स्फिंक्टर एक्टिव होती है उस टाइम में, तभी ओपनिंग के द्वारा फिर यूरिन बाहर होते हैं। तो यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होती है? बाहर। तो जिन लोग का ऑपरेशन वगैरह हुआ रहता है, इसी में कैथेटर लगाते हैं। कैथेटर यूरिनरी कैथेटर लगाने का काम यहीं पर रहता है, यूरेथ्रा में। ठीक है, तो इसमें ना मेल में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि पेनिस का साइज ज्यादा रहता है इसीलिए, लेकिन फीमेल में आसानी से यूरेथ्रा ओपनिंग से द्वारा कैथेटर लगा दिया जाता है यूरिन को पास आउट करवाने के लिए, क्योंकि मूवमेंट नहीं करना है उसको इधर उधर, इसीलिए। तो यहाँ पर 2 स्फिंक्टर लगे हुए रहते हैं। ये वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है कौन? एक्सटर्नल वाला, जबकि ये वाला इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर होते हैं। तो उस टाइम में ये क्या हो जाती है, ये मसल जो यहाँ पर क्या हुई रहती है, कॉन्ट्रैक्ट हुई रहती है, वो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। और रिलैक्स जब होगा तो ये ओपन हो जाएगी, और ओपन हो जाएगी तो यहाँ से यूरिन पास आउट होते हैं। तो स्टेप देख सकते हैं यहाँ पर, ग्रेजुलेशन फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में भर गया यूरिन, तो उस टाइम में क्या होगा? स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेच होने लग गए। तो स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन इट्स वॉल सेंड इंपल्स टू द CNS, यहाँ से CNS में जाएगी, CNS से होता हुआ किस में जाएगा? PNS में, है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअल में CNS पासेस ऑन द मोटर मैसेज, तो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा लेके जाती है ना, क्योंकि सेंसरी जहां से भी चालू होता है वो सेंसरी होते हैं, जबकि वहां से जो निकलती है वो मोटर होती है। ठीक है,
कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लेडर एंड स्टिमुलेशन ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तो उसके द्वारा मैच्योरेशन होता है। तो वही बात मैं जो बोला उसे को इंग्लिश में लिखे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यही जो स्ट्रेच रिसेप्टर वगैरह रहते हैं छोटे बच्चों में विकसित नहीं रहता, यही कारण है कि छोटे बच्चे जो है यूरिन पास आउट कर देते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब बचपन में रहते हैं तो उसके लिए हम लोग वो डाइपर वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम में तो विकसित रहता ही नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद भी ना वो विकसित नहीं रहता, मतलब एज के साथ साथ विकसित होना चाहिए इसको, स्ट्रेच रिसेप्टर को, इसकी वजह से उसको फीलिंग आना चाहिए यूरिन जाना है करके, लेकिन वहां पर नहीं हो पाता। यही कारण है कि जो छोटा बच्चा रहता है बेड में ही, है ना, सूसू कर देता है। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो मिच्योरेशन का मतलब यही है। तो मिच्योरेशन का स्टेप हम लोग देखे, है ना, ये सब चीज है। मूत्र क्रिया का कारण बनने वाले तंत्रिका तंत्र को मूत्र प्रतिवर्तन रिफ्लैक्सेशन होता है, ऐसे देख सकते हैं यहाँ से, ऐसे रिफ्लैक्स आता हुआ, है ना, दिखाई दे रहा है। तो वही बात है, ठीक है। मिच्योरेशन में मूत्र क्रिया का कारण बनने वाले तंत्रिका को मूत्र प्रतिवर्त कहा जाता है। एक वयस्क मानव, हाँ तो देखो इसको भी देखते हैं। एक जो एडल्ट ह्यूमन रहते हैं प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन बता दिया, है ना, पानी पीने के हिसाब से। और इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है ना, क्या कि 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन पास आउट होता है, यूरिन पास आउट मतलब कितने पर डे, एक दिन में। तो उसमें ना ये यूरिया की मात्रा को याद रखना इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 ग्राम यूरिया की मात्रा होती है। यूरिया 25 से 30 ग्राम यूरिया की मात्रा होती है कितने में, एक दिन के अंदर जो जितने भी यूरिन पास आउट होते हैं ना, उसी में। इंपॉर्टेंट लाइन है ये 25 से 30 ग्राम वाला, ठीक है, दे सकते हैं। और है ना, पूछते भी हैं टेस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र देखो क्या होती है, यूरिन जो रहती है हल्के पीले कलर के दिखाई देती है, तो ये क्या रहती है, लाइट येलो कलर की रहती है, लाइट येलो जैसा तरल पदार्थ है। थोड़ा अम्लीय रहता है, पीएच इसका 6.0 है, इनमें एक विशिष्ट गंध होती है। तो देखो लाइट येलो कलर की रहती है, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं या ड्रग्स, तो ड्रग्स की वजह से क्या होती है, लीवर, लीवर, है ना, लीवर से एक पिगमेंट निकलती है जिसका नाम है यूरोक्रोम। और यही यूरोक्रोम जो है ना कलर देती है किसको, यूरिन को कलर देती है, यूरिन कलर यूरोक्रोम की वजह से होती है। यूरोक्रोम है पिगमेंट, है ना, जो लीवर द्वारा जब ज़्यादा ड्रग्स वगैरह लिया जाता है, ड्रग्स का मतलब जो दवाई लेते हैं मेडिसिन, तो उस टाइम में यूरिन जो है ना पीले कलर के हो जाते हैं, ज़्यादा पीला हो जाता है, डार्क पीला। तो यूरोक्रोम की वजह से कलर आते हैं, पिगमेंट्स है, यूरिन के कलर को डिसाइड करती है ये, ठीक है। येलो कलर के होते हैं, क्योंकि यूरिन का टेस्ट वगैरह पीएच के बारे में बात करें तो ये है ना एसिडिक होती है, मतलब 6.0 पीएच होती है इसकी, किसकी, यूरिन की, मतलब ये स्लाइटली क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं, एसिडिक अम्लीय पीएच होता है। और इसमें ना एक अलग ही स्मेल होती है, क्यों, स्मेल रहने का कारण क्या है, यूरिया का स्मेल अलग ही आता है, यूरिया, ठीक है। और कभी कभी पब्लिक टॉयलेट वगैरह में जाएंगे, तो पब्लिक टॉयलेट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा है ना स्मेल आते रहता है। तो उसका रीज़न है कि जो ये यूरिन रहती है ना, वो बैक्टीरिया के द्वारा पूरा वहाँ पर ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो बैक्टीरिया है इन्वायरमेंट में, तो यूरिन यूरिन जिस टाइम में पास आउट होता है उस टाइम में बदबू नहीं आती, बाद में बदबू आती है, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा वहाँ पर ऑक्सीडेशन किया जाता है उसका यूरिन का, इसीलिए वहाँ पर से बदबू आती है, ठीक है। तो ये स्मॉल यूरिया भी रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात जाने हम लोग। इसका आगे और देखें, यदि हम लोग यूरिन में है ना बहुत सारा परीक्षण करते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, तो विभिन्न स्थितियां मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है, जैसे कैसे, मूत्र विश्लेषण कई चयापचय संबंधित विकारों और गुर्दे की खराबी के नैदानिक निदान में मदद करता है। मतलब ये है कि किडनी वगैरह, यदि किडनी में प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम, तो यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड या यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस किया जाता है। तो देखो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट का परीक्षण करते हैं, मतलब ग्लाइकोसूरिया के लिए, ये बात याद रखना। ग्लूकोज के लिए कौन सा परीक्षण, बेनेडिक्ट परीक्षण। देखो जब ब्लू कलर के हो जाती है ये, तो नो ग्लूकोज, ग्रीन कलर की इसमें ग्लूकोज है, ऑरेंज कलर के हो जाएगी तो इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, ब्रिक रेड हो जाएगी तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। और ग्लूकोज की उपस्थिति जब रहती है ना, मतलब हम बोलते हैं ग्लूकोज प्लस यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज है, तो इसको हम लोग ग्लाइकोसूरिया कंडीशन बोलते हैं। ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, मतलब यूरिन में यदि ग्लूकोज की मात्रा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोज है ना प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा यदि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहती है, कीटोन है ना बॉडीज किसमें, यूरिन में, तो कीटोन बॉडीज रहती है तो इसको हम लोग कीटोनूरिया बोलते हैं, कीटोन यूरिया। तो इन दोनों को है ना, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया जो रहती है, यही डायबिटीज का कारण बनती है, तो इसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, मेलाइटस। और ना यही जो रहती है ना, यही इंसुलिन की कमी से होता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी
इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर इंसुलिन यदि कम है, इंसुलिन कम, तो बताओ यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और जब ब्लड ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो यूरिन से ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या होंगे? फिल्ट्रेट होके निकलेंगे, फिल्ट्रेट होकर निकलेंगे। मतलब यूरिन टेस्ट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि वहाँ पर ग्लूकोज है कि नहीं। तो ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट परीक्षण करते हैं, तो बेनेडिक्ट में पता चल जाता है, ब्रिक रेड हो जाता है, तो ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज है, मतलब इसको ज़्यादा डायबिटीज़ है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनुरिया इज अ कंडीशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे लास्ट लाइन में एनसीईआरटी लिखता है यहाँ पर, है ना, क्या कि ग्लाइकोसूरिया और कीटोनुरिया जो है ना, कीटोन बॉडीज मधुमेह मेलाइटस का कारण बनती है, मतलब वही डायबिटीज़ का कारण बनती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, है ना। इसके आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे जो है ना जो भी बच्चा उसके बारे में। तो ये वाले का नोट्स यदि हमें चाहिए तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। नीट जोन के WD को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।